तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के मैथ के बारे में। ठीक है, तो क्लास 11th का मैथ आज से स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नोट्स बनाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक आपको वीडियो देखना है, एक एक पॉइंट आपको समझते चलना है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्लास 11th का मैथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले सिलेबस को लेकर। ठीक है, सिलेबस के बारे में पहले बात करेंगे, इसके बाद तब पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ, वो भी लेटेस्ट सिलेबस जो कि 2022 के लिए है। ठीक है, किसके लिए? 2022 के लिए। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को क्लास 11th मैथ का सिलेबस। ठीक है, पहले सिलेबस को आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हम लोग बहुत बारीकी से समझेंगे। ठीक है, और एक बात बता दूं आप लोगों को कि नोट्स बनाना है। आप लोगों को क्या बनाना है? नोट्स, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से मैं मतलब कई किताबों का संग्रह मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ अच्छे तरीके से। बहुत काफ़ी मेहनत लगी है, तो आपको नोट्स बनाते चलना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिलेबस 2022। ठीक है, आप देखिए पहला चैप्टर क्या है, आराम से समझिए और नोट कीजिए इसको। ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या है? समुच्चय। पहला चैप्टर क्या है? समुच्चय। और दूसरा चैप्टर क्या है? संबंध एवं फलन। देखिए ये सारे चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम आप याद कर लीजिए, समझ में आया? आप लोगों को याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से। तो चैप्टर फर्स्ट क्या है? समुच्चय। चैप्टर दूसरा क्या है? संबंध एवं फलन। इसी तरह जो चैप्टर तीसरा है वो है त्रिकोणमितीय फलन। क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है। और चौथा जो चैप्टर है वो है गणितीय आगमन का सिद्धांत। क्या है? गणितीय आगमन का सिद्धांत। और चैप्टर पांचवा स्टूडेंट है, यह है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण है यह चैप्टर पांचवा। चैप्टर छठवां क्या है? रैखिक असमीकाएं। क्या? रैखिक असमीकाएं स्टूडेंट। ठीक है, और चैप्टर सातवां क्या है? वो है क्रमचय और संचय। ठीक है, क्रमचय और संचय स्टूडेंट, यह आपका चैप्टर सातवां है। चैप्टर आठवां क्या है? चैप्टर आठवां आपका है द्विपद प्रमेय। चैप्टर आठवां क्या है? द्विपद प्रमेय। ठीक है, चैप्टर नौवां स्टूडेंट है अनुक्रम तथा श्रेणी। क्या है? अनुक्रम तथा श्रेणी। इसी तरह चैप्टर 10वें की ओर बढ़ेंगे, और चैप्टर 10वां स्टूडेंट यह है सरल रेखाएं। क्या है? सरल रेखाएं। और चैप्टर 11 क्या है? शंकु परिच्छेद। मेरे साथ साथ बोलते रहिए ताकि आपको याद हो। ठीक है, क्योंकि यही सब आप सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। और चैप्टर 12 क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। क्या है? त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। और चैप्टर 13 क्या है? सीमा और अवकलज। सीमा और अवकलज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चैप्टर 14 क्या है? गणितीय विवेचन। गणितीय विवेचन। चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 15 क्या है? सांख्यिकी, स्टैटिक्स जिसे बोलते हैं। क्या है? सांख्यिकी। और फिर चैप्टर 16 तो प्रायिकता। ठीक है, तो जैसा देख पा रहे हैं यह टोटल 16 चैप्टर हम लोगों को 11th में पढ़ना है मैथ में। टोटल 16 चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इतना में साल भर आपका लग जाएगा अच्छे तरीके से पढ़ने में, बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है स्टूडेंट? चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। क्या है? समुच्चय। अब हम लोग जिसे इंग्लिश में सेट्स कहा जाता है, जैसे आप लोग भी जानते हैं सेट। क्या कहते हैं? सेट, समुच्चय। ठीक है, अब इसको पढ़ने वाला है पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और चलिए पढ़ते हैं समुच्चय को। अब बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले आपको ईमानदारी से जो मैं कह रहा हूँ उस तरह कीजिए। पहले ईमानदारी से अपना पहला पेज पे पहले आप तो अपना सिलेबस लिखिए, पहले बात। ठीक है, चलिए जो जो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मतलब देख लीजिए, भी डाउनलोड भी कर लीजिए, घर पे फिर बनाइएगा अच्छे तरीके से खाली टाइम में। ठीक है, ये क्या करना है आपको? पहले 16 चैप्टर आपके पहले ही पृष्ठ पे होना चाहिए। मैथ का जो भी नोट्स बनाएंगे पहले ही पृष्ठ पे आपको ये 16 चैप्टर नाम ये लिखना होना चाहिए, याद होना चाहिए। पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर क्या है? समुच्चय, सेट्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सेट्स जो समुच्चय पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि समुच्चय में जो चैप्टर है समुच्चय, उसमें हम लोग ओवरऑल क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले ये बता देता हूं, फिर समुच्चय बहुत अच्छी अच्छी परिभाषाएं लेकर आऊँ, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल क्या है? पहला चैप्टर समुच्चय। समुच्चय पढ़ने से पहले हमें आप लोगों को बता दूँ कि उस समुच्चय चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, ताकि आपके दिमाग में ये डाटा बन जाए कि हाँ ये चीज़ इस चैप्टर में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो पहला
पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं समुच्चय और उसका निरूपण। क्या पढ़ने वाले हैं? समुच्चय और उसका निरूपण। ठीक है, ये पहला स्टेप है, इसे एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व होगा। ठीक है, समुच्चय और उसका निरूपण पढ़ने वाले हैं। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? समुच्चय के प्रकार। अब समुच्चय के प्रकार कितने होते हैं? पहला रिक्त समुच्चय, दूसरा परिमित और अपरिमित समुच्चय, और तीसरा समान समुच्चय, और चौथा उप समुच्चय हो गया, फिर घात समुच्चय, फिर सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, यह क्या है? समुच्चय के क्या प्रकार है? तो इतना इंपॉर्टेंट आपका समुच्चय है और इतना हम लोगों के क्या करना है? पढ़ना है। ये है दूसरा पॉइंट। ये पढ़ने के बाद फिर तीसरा पढ़ेंगे वेन आरेख। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वेन आरेख पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट। फिर चौथा पॉइंट इसी चैप्टर में कवर करने वाले हम लोग समुच्चयों पर संक्रियाएं। अब समुच्चयों पर संक्रियाएं 3, पहला सम्मिलन, दूसरा सर्वनिष्ठ, और तीसरा क्या? अंतर। ठीक है, ये 3 प्रकार के हम लोग समुच्चय व संक्रिया पढ़ने वाले हैं। फिर 5वां पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय का पूरक। क्या पढ़ेंगे? समुच्चय का पूरक। फिर 6वां पढ़ेंगे व्यवहारिक प्रश्न। क्या? न्यूमेरिकल जो व्यवहारिक प्रश्न आते हैं। ठीक है, फिर 7वां विविध प्रश्नावली। क्या है? विविध प्रश्नावली। जैसे जैसे एक एक स्टेप पार करते जाएंगे वैसे वैसे एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती जाएगी। जैसे पहला पॉइंट समुच्चय और उसका निरूपण है, तो इसमें एक्सरसाइज 1.1 इतना पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज 1.1 लगा लेंगे, इतना पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज 1.2 लगा लेंगे। तो जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक्सरसाइज भी आप लोगों के खत्म होते जाएंगे। तो पहले ये मैं क्या आपको दिखाया हूँ? समझ में आया ना आप लोगों को? क्या दिखाया हूँ कि समुच्चय चैप्टर पढ़ने से पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को कि समुच्चय में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। अभी तो सब कुछ मैटर बाकी है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि समुच्चय पढ़ने से पहले ये चीज़ आपके माइंड में फिट होना चाहिए। अच्छा, पहले ये चीज़ पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? कि समुच्चय और उसका निरूपण। चलिए पहले जान लेते हैं कि समुच्चय और उसका निरूपण कैसे करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो चलिए ध्यानपूर्वक समझिए। अब देखिए, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पहला पॉइंट समुच्चय और उसका निरूपण। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब चैप्टर फर्स्ट जो समुच्चय है, चलिए समुच्चय को जान लेते हैं। देखिए, समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहा जाता है। क्या? सेट्स। ठीक है, सेट कहा जाता है समुच्चय को। अब देखिए, सबसे पहले समुच्चय जो चैप्टर है पढ़, देखिए सीक्वेंस क्या होता है पढ़ने का। जैसे हमने पहले चैप्टर समुच्चय स्टार्ट किया, समुच्चय सेट्स। पहले हम लोग जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, मतलब प्रस्तावना की समुच्चय मतलब क्या है। ठीक है, उसका पहले मतलब हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे, प्रस्तावना इसका क्या है समुच्चय चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट वाइज में लिखवाऊंगा आप लोगों को ताकि आपको नॉलेज बना रहे अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट है कि समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। अब हमको एक चीज़ मालूम चला कि समुच्चय के बारे में पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन प्रस्तावना ये मालूम चलेगा कि जो समुच्चय सिद्धांत का जो सूत्रपात और विकास हुआ, वो विकास कौन किए थे समुच्चय का? तो जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, वो गणितज्ञ थे। कौन? इनका नाम था जॉर्ज कैंटर। क्या? जॉर्ज कैंटर नाम था उनका, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और वो 19वीं शताब्दी के अंत में किए थे। उस समय सन 1845 से लेकर 1918 के बीच ये सारी चीज़ें उन्होंने की। ठीक है, तो ये सन भी आपको मालूम चलना चाहिए। तो पहला पॉइंट आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्लियर क्या करना है, इतना तो मालूम चल गया ना। अगर आपसे कोई पूछे कि जो हमारा समुच्चय था, उस समुच्चय का जो सिद्धांत था उसको विकास कौन किया, मतलब सूत्रपात और विकास उनको कौन किया, कौन गणितज्ञ ने किए, आपको तुरंत बताना होगा जॉर्ज कैंटर ने किए थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी के अंत में किए थे। ठीक है, कोई सन पूछ लेगा तो 1845 1918। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। फिर इसके बाद इसका प्रस्तावना में आपको क्या जानना जरूरी है कि इसकी सहायता से आधुनिक गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ। जो समुच्चय का जब निर्माण हुआ तो इससे जो आधुनिक गणित का जो अभूतपूर्व विकास हुआ, जो पहले था उससे बहुत ही ज़्यादा संशोधित होकर चीज़ें उभर के आई समुच्चय से कारण। ठीक है, तब समुच्चय का संशोधन हुआ क्या, ये चीज़ें हैं, ये सेट्स में ये सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे संशोधन हुआ वैसे उसी की सहायता से आधुनिक गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आपको जानना है कि समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। समुच्चय का जो प्रयोग करते हैं हम लोग संबंध एवं फलन को क्या करने के लिए, परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना ये अभी इंट्रोडक्शन पढ़े, अभी परिभाषा थोड़ी हम लोग बता पाएंगे समुच्चय क्या है, अभी तो पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप किसी भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन में 4 पॉइंट आपको याद रहेगा ना।
हमेशा के लिए याद होना चाहिए। और पहले ही नोट में नोट कर लीजिए कि समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर ने 19वीं शताब्दी के अंत में किया था। उसमें सन अगर कोई पूछ ले तो 1845 से लेकर 1918 के बीच। और ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि इसकी सहायता से, मतलब कि समुच्चय की सहायता से आधुनिक गणित का अभूतपूर्व विकास हुआ और समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यह सेट जो है आपका समुच्चय चैप्टर इंट्रोडक्शन, इतना पॉइंट तो पहले याद होना ही चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो कि ताकि थोड़ा नॉलेज बढ़े। अब बात आती है समुच्चय की। ठीक है, अब समुच्चय की एक नहीं 3 परिभाषाएं लेकर आया हूं समुच्चय की। अब बात करते हैं समुच्चय, जिसे सेट कहा जाता है। अब सेट का कोई एक ही परिभाषा बताता है, कोई दो बताता है, अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, लेकिन उसका कहने का मतलब एक ही होता है। अब मैटर ये फंस गया यहाँ पे कि आप लोग सोचेंगे कि अब समुच्चय क्या करें। ठीक है, समुच्चय क्या होता है, अब समुच्चय की कौन परिभाषा दे। तो देखिए 3 परिभाषा लिख के आया हूँ, कोई भी परिभाषा बता सकते हैं। समुच्चय मतलब क्या, पहला परिभाषा कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। पहले मैं परिभाषा तीनों पढ़ के सुना देता हूँ, फिर अर्थ बताता हूँ। मतलब समुच्चय होता क्या है कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। या ये बता देंगे तभी सही है, या तो आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं या पदों के संग्रह। ठीक है, ऐसी वस्तुएं या पदों के संग्रह, संग्रह को कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं या पदों का संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण लक्षण हो, जिनमें कोई विशेष, जैसे कह रहा है कि संग्रह को समुच्चय कहते हैं, मतलब किसी चीज़ का कलेक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, लेकिन जिनमें कोई विशेष गुण होना चाहिए। ऐसे वस्तुओं का जो हम कलेक्शन करके उसमें विशेष गुण हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ये भी परिभाषाएं बताएंगे तो दिक्कत नहीं है, ये भी सही है आप लोगों का, बिल्कुल सही है। और तीसरा परिभाषा बता सकते हैं कि सिर्फ ये बता सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, सुपरिभाषित को हम वेल डिफाइंड कहते हैं, ये आपको इंग्लिश में आना चाहिए। वस्तुओं के सुपरिभाषित वेल डिफाइंड समूह या संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत 1% नहीं होगी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्या इस परिभाषा में, ठीक है, कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। अब देखिए मैटर यहाँ पे ये चीज फंस गया कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे स्लिप में दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये स्लिप में देखिए, उसको नोट कर लिया ना, नोट कर लिया। अभी मैं बताया ना हूँ आप, तो मैं तो सर परिभाषा सिर्फ बताया हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाला। अभी तो मैंने 3 परिभाषा बताया समुच्चय का, लेकिन आपको समुच्चय समझ में नहीं आया होगा कि समुच्चय आखिर में कहना क्या चाह रहा है। सब कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले वो परिभाषा आप नोट कर लीजिए, तीनों परिभाषा, तीनों में से कोई बता देंगे सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए शब्द सुपरिभाषित का अर्थ है, जो उसमें था ना सुपरिभाषित, ये ना था कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता था। अब सुपरिभाषित क्या होता है, तो देखिए शब्द सुपरिभाषित का अर्थ है कि संग्रह में उपस्थित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट है। शब्द सुपरिभाषित का अर्थ है कि संग्रह में उपस्थित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट है। अब सुनिश्चित डिफाइन, ठीक है, डिफिनिट, सुनिश्चित होने का अर्थ यह है कि हम स्पष्ट रूप से बता सकें कि कोई वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है अथवा नहीं। ठीक है, तो देखिए सुपरिभाषित का अर्थ क्या है, सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट करना। ठीक है, अब सुनिश्चित क्या होता है कि सुनिश्चित होने का अर्थ यह होता है कि हम स्पष्ट से बता सकें कि कोई वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है अथवा क्या है, नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि सुनिश्चित होने का अर्थ यह है कि हम स्पष्ट रूप से बता सके कि कोई वस्तु उस संग्रह में सम्मिलित है अथवा नहीं है। तो देखिए उदाहरण के तौर पे मैं बता देता हूँ कि किसी कक्षा के अच्छे छात्रों के समूह समुच्चय नहीं होता है। अब इसका मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी एक आपका क्या है, कक्षा है, उस कक्षा में आपका कहेगा आप लोगों का कि अच्छे छात्रों का समूह बताइए, अच्छे छात्रों का समूह समुच्चय कहलाएगा कि नहीं, तो कभी नहीं, क्योंकि आप बता सकते हैं क्या, ठीक है, कोई छात्र अच्छा होगा या नहीं होगा यह स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, कभी नहीं बता सकते हैं कि ये छात्र अच्छा होगा, ये छात्र क्या होगा, बुरा होगा। तो यहाँ पे ये मालूम चल गया कि किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह जो समुच्चय नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, सुनिश्चित का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि सुनिश्चित का मतलब वो चीज़ कि इफेक्ट बताए कि मतलब कि वो संग्रह में सम्मिलित है या नहीं है, वो चीज़ है सुनिश्चित। ठीक है, अब एक बात आया सुस्पष्ट। अब सुस्पष्ट मतलब क्या होता है कि इस प्रकार सुस्पष्ट होने का अर्थ है कि किसी समुच्चय में 2 या 2 से अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए। मतलब कोई भी आप सेट एक तैयार कर रहे हैं, अब सेट क्या मतलब सब कुछ बताने वाला हूँ, पहले सुनिए आप कि इस प्रकार सुस्पष्ट होने का अर्थ यह
है कि किसी समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए। अब दो या दो से अधिक अवयव का मतलब समझ रहे हैं। अगर मैं लिख देता हूँ एक सेट में ए कामा ए, ठीक है, तथा बी कामा बी एक सेट में, तो ये आपका एक प्रकार का समुच्चय नहीं है। क्या समुच्चय नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, इस प्रकार सुस्पष्ट होने का अर्थ क्या है कि किसी समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव समान नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसे क्या बोलते हैं, अवयव। वस्तुओं को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो कह रहा है कि एक से अधिक अवयव नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें दो अवयव हैं, इसमें तीन अवयव हैं, तो यह समुच्चय नहीं हो पाएगा, ठीक है, सुपरिभाषित नहीं है। इसको लिखना होगा तो क्या, दोनों रहेगा तो इसको सिर्फ ए लिखते हैं, ये तीन ठे रहेगा तो सिर्फ इसको एक लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे तब जाके क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, मतलब ये समुच्चय के रूप में इस प्रकार होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि शब्द सुपरिभाषित का अर्थ है कि संग्रह में उपस्थित वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट हो। सुनिश्चित का मतलब ये चीज़ कि सुनिश्चित होने का अर्थ यह है कि हम स्पष्ट रूप से बता सके कि कोई वस्तु संग्रह में सम्मिलित है अथवा नहीं है। और इस प्रकार सुस्पष्ट होने का अर्थ यह है कि किसी समुच्चय में दो या दो से अधिक अवयव एक समान नहीं होने चाहिए। अब यह अवयव क्या है, चीज़ें सेट क्या है, ये तो बस अभी मैं आप लोगों को एक नोट्स बनवाया हूँ। क्या बनवाया हूँ, नोट्स, ताकि आप नोट कर लीजिए। अब असली मजा यहाँ से आएगा कि समुच्चय होता क्या है, वो चीज़ अब हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या, अब समुच्चय होता है क्या, वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहले मैं परिभाषा आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, ध्यान समझने को। इतना तो नोट हो गया ना। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है यहाँ पे कि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित मतलब जानते हैं क्या होता है, संग्रह व्यक्तियों के अनुसार ना बदलने। व्यक्तियों का अनुसार मतलब कि समझ रहे हैं क्या, कि एक अगर कोई सेट तैयार किया जा रहा है, संग्रह तैयार कराया जा रहा है, तो वह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। अगर हमसे भी पूछा जाए तो मैं वही आंसर दूं, उनसे भी, राहुल से पूछा जाए तो राहुल भी यही आंसर देंगे, सचिन से पूछा जाएगा सचिन भी यही। मतलब कि अगर 20 छात्र हैं, चाहे जितने भी हैं, 50 हैं, 50 से अगर पूछा जाए तो 50 एकदम सटीक मतलब वही जवाब देंगे कि हाँ यही चीज़ होता है, रियल में यही चीज़ है, मतलब यही चीज़ होता है। सबका आंसर अगर सेम आ गया तो वो सेट क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो आपको सुपरिभाषित का मतलब समझ में आ गया ना, कि व्यक्तियों के अनुसार ना बदलना। अगर व्यक्ति के अनुसार कि आपका चॉइस कुछ अलग है, इनका कुछ अलग बता रहे हैं, ये कुछ अलग आंसर बता रहे, तो यह आपका समुच्चय नहीं होगा, ठीक है। ये बात आपको याद में होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए, अब इसका मतलब कैसे है, उदाहरण के माध्यम से मैं समझता हूँ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी मिल लेता हूँ, ठीक है। चलिए आइए, अब देखिए समुच्चय क्या होता है। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। देखिए अब आपको इसमें बताना है कि समुच्चय है या नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन समुच्चय है, मतलब सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है। अब पहला है कि सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिन, ये बताइए सुपरिभाषित संग्रह है सप्ताह के दिन। अब आप कहेंगे सप्ताह के दिन मतलब क्या कह रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए पहला तो यही ना है, सप्ताह के दिन। अब सप्ताह के दिन कौन कौन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यही तो होता है। तो ये बताइए, अगर हमसे कोई पूछा कि बताइए सप्ताह के दिन, तो हम भी यही बताएंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यही ना बताएंगे। और कोई किसी अन्य व्यक्ति से पूछेंगे तो वही भी दिन यही बताएगा, ठीक है। अन्यथा मैं एक बात बता दूं कि किसी से भी पूछेंगे ये बात कि सप्ताह के दिन बताइए, तो वो सेम सभी का जवाब यही होगा स्टूडेंट, ठीक है। सभी लोगों का जवाब यही होगा। तो ये हमें बताइए कि तब सभी लोगों का जवाब सप्ताह के दिन एक ही हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। यह व्यक्तियों के द्वारा नहीं बदल रहा है, बिल्कुल सेम आंसर सभी का आ रहा है, जितना वो बता रहे हैं उतना वो बता रहे हैं। तो यह क्या कहलाएगा, आपका सुपरिभाषित। क्या कहलाएगा, सुपरिभाषित संग्रह। तो पहला क्या निकल गया, सुपरिभाषित संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। पहला क्या हो गया, सुपरिभाषित संग्रह। समझ में आ गया ना आप लोगों को अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अब दूसरा और बढ़ चलते हैं। चलिए दूसरा बताइए, कह रहा है कि संख्या 160 के अभाज्य गुणनखंड। अब हमसे ये बताइए कि संख्या 160 के अभाज्य गुणनखंड सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं है। तो ये बताइए कि अगर किसी मनुष्य से अगर पूछा जाए कि ऐसा कीजिए भैया, आप हमको बताइए कि 160 का अभाज्य गुणनखंड, तो आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे कैसे। 2 से कटाएंगे तो 8 बार में, 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, 2 से कटाएंगे तो कितना बार में, 20 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 10 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 बार में, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। फिर आप देखिए, तो इसमें क्या बन गया, मतलब कि संख्या 160 के अभाज्य गुणनखंड। तो संख्या 160 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 है और क्या है, 5 है। 2 और 5 यही ना है, सिर्फ 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है और एक क्या है, 5 है। तो ये बताइए कि किसी से भी पूछेंगे कि 160 के
क्या बताइए, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 और 5 ही बताएंगे। ठीक है, 2 और 5 सबसे जितना लोग से पूछेंगे सब लोग का आंसर यही आएगा। तो ये बताइए व्यक्तियों द्वारा ये नहीं बदल रहा है, और जो व्यक्तियों द्वारा नहीं बदलता है तो समझ लीजिए वो सुपरिभाषित संग्रह कहलाता है, मतलब समुच्चय एक सेट बन गया। ठीक है, तो दूसरा भी क्या हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा भी क्या है, सुपरिभाषित संग्रह। दूसरा भी क्या है, सुपरिभाषित संग्रह हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना दूसरा भी। चलिए इसी तरह तीसरा स्टूडेंट, ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है यहाँ पे, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर सुपरिभाषित हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि किसी से भी पूछेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर सभी लोग बताएंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं यही तो 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। सबसे पूछेंगे सभी लोग बताएंगे, तो जिसका उत्तर सभी लोग बताएं सेम, बस बात खत्म। वही है आपका क्या, सुपरिभाषित संग्रह, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेट समुच्चय। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, क्लियर। तो तीसरा भी क्या यहाँ पे निकल गया, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित संग्रह क्या निकल गया, सुपरिभाषित संग्रह हो गया, संग्रह। क्लियर, चलिए तीसरा भी क्लियर हो गया ना। चौथा, ये आपका न्यू मजबूत कर रहे हैं, ये चीज़ आपको जाना किसी कीमत पे जरूरी है भैया, किसी कीमत पे जरूरी है। चलिए चौथा दिया है प्रथम 5 धन संख्या। प्रथम 5 धन संख्या आपको बताना था, किसी से भी पूछ लेंगे चौथा के प्रथम 5 धन संख्या बताओ तो कहेगा 1 2 3 4 5, बात खत्म। किसी से भी पूछेंगे कि प्रथम 5 धन संख्या बताइए तो सब लोग बताएंगे 1 2 3 4 5 बस। तो भाई सभी लोगों का आंसर ये सेम आएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो गया, सुपरिभाषित संग्रह हो गया। सुपरिभाषित संग्रह, जो सुपरिभाषित संग्रह हो गया मतलब कि क्या हो गया, समुच्चय बन गया, बात खत्म। पांचवा क्या दे रहा है यहाँ पे कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। कह रहा है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये बताइए सुपरिभाषित संग्रह है कि नहीं। तो भाई 10 से कम क्या बताना है, विषम प्राकृत संख्या। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या है, 1 3 5 7 9, 10 से कम होना चाहिए, तो 10 से कम है। तो किसी से भी यह पूछेंगे, किसी से भी पूछ लीजिए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या क्या होगी, तो वो सबका जवाब यही रहेगा 1 3 5 7 9, तब सबका जवाब यही है, तो बात खत्म कीजिए ना। ये क्या हो गया, सुपरिभाषित संग्रह हो गया, सुपरिभाषित संग्रह। अब कौन सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता उसको भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। छठवां क्या दिया है यहाँ पे कि 5 सबसे अच्छी किताब। ये बताइए अगर हमसे कोई पूछ ले कि 5 सबसे अच्छी किताब बताइए, मैं तो तुरंत कह दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर कोई आपसे पूछ देगा तो आप कहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। किसी और से पूछ दिया जाए तो कहेगा नहीं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जियोग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स है। तो भाई ये बताइए कि 5 सबसे अच्छी किताब, तो यहाँ पे किसी का मेल हो रहा है, मेरा कुछ अलग है, उनका कुछ अलग चॉइस है, उनका कुछ अलग चॉइस है। तो यहाँ पे सुपरिभाषित संग्रह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के द्वारा जो यहाँ पे यह संग्रह है वो बदल चुका है। हमारे द्वारा कुछ अलग मैं चूज कर रहा हूँ, वो कुछ अलग चूज कर रहा है। तो जो भी जिनके द्वारा अलग अलग कंडीशंस आए, मेरे लिए कुछ अलग, उनके लिए कुछ अलग, इनके लिए कुछ अलग, तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होता है। तो छठवां क्या हो जाएगा कि 5 सबसे अच्छी किताब जो है वो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित क्या संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह हो गया छठवां। अब 7वां चेक कर लेते हैं। 7वां है कि दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दुनिया के सबसे 3 प्यारे जानवर, ये आपके क्या हैं, सुपरिभाषित संग्रह हैं। दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, अगर हमसे कोई पूछे कि दुनिया के सबसे 3 प्यारे जानवर बताइए, तो जो हमको पसंद रहेगा जी वही ना बताएंगे। हम क्या कहेंगे उनको, देखिए खरगोश हमको पसंद है, बिल्ली पसंद है, शेर पसंद है। कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे नहीं शेर और को कहाँ ला जा रहे हैं, कौवे ठीक है हमारे लिए, ठीक है, गाय है, भैंस है, आप कुछ अलग बताएंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों का कंडीशन अलग अलग रहेगा, तो सभी लोगों का कंडीशन अलग है। तो 7वां जो दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर हैं वो सुपरिभाषित, अरे ये छठवां क्या था कि 5 सबसे अच्छी किताब, तो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। 5वां ये ना होगा, अरे छठवां, क्योंकि भाई ये था 5 सबसे अच्छी किताब तो संग्रह नहीं होगा। और दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, ये भी चीज़ तो वही है कि सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, संग्रह नहीं है, क्योंकि भाई सबका अलग अलग चॉइस होगा, सब लोग अलग अलग अपना जानवर बताएंगे, ठीक है। चलिए तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए 7वां क्लियर, यहाँ 8वां बता देता हूँ आप लोगों को। 8वां क्या है, समीकरण x² बराबर 16 का हल। अगर किसी से भी अगर पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि x² बराबर
एक्स स्क्वायर बराबर 16 हल कीजिए। सब लोग कैसे हल करेंगे कि एक्स बराबर, यह वर्ग है उधर जाकर किस में हो जाएगा वर्गमूल, तो एक्स बराबर वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो आप कहेंगे कि +4 और -4, यही ना कहेंगे। कोई सी से भी पूछेंगे तो यही हल करके बताएगा, +4 -4। तो भाई सब यही कंडीशन करके सभी हल बताएंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये सुपरिभाषित संग्रह हो गया कि नहीं। तो 8वां भी क्या हो गया, सुपरिभाषित संग्रह। क्या हो गया, सुपरिभाषित संग्रह, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बताइए कि सुपरिभाषित संग्रह सेट में कोई दिक्कत हुआ आपको, समुच्चय में कुछ दिक्कत है? कुछ नहीं है। समुच्चय में कुछ दिक्कत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुछ नहीं है कि कोई दिक्कत है? आप बताइए जल्दी से। हमको तो नहीं लगता कोई दिक्कत होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, सब बिल्कुल सही है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जिसका सुपरिभाषित संग्रह बन गया, समझ लीजिए वो समुच्चय बन गया। ठीक है, और सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है, जिसके लिए सभी एक तार हों। मेरे लिए भी वही जवाब, उनके लिए भी वही जवाब, इनके लिए भी यही जवाब, सबके लिए एक ही जवाब, वो बन गया सुपरिभाषित संग्रह। और सुपरिभाषित संग्रह ये आपका क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। क्लियर? तो समुच्चय आपको क्लियर हुआ इतना चीज़ से? बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे के टॉपिक बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, समुच्चयों का निरूपण देखेंगे कि समुच्चय को जो अब इसको डिनोट करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ये समुच्चय में आप लिख दिए। अब समुच्चय को किस रूप में लिखा जाता है, कितने प्रकार में लिखा जाता है, वो चीज़ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे क्या, समुच्चयों का निरूपण। ठीक है, कि समुच्चयों को कैसे लिख सकते हैं, कितने प्रकार से निरूपित करते हैं। तो अब यहाँ मैटर ये आ गया है समुच्चयों का निरूपण, जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट कहते हैं इंग्लिश में, समुच्चयों का निरूपण। तो देखिए समुच्चयों का निरूपण बेसिकली 2 तरीके से किया जाता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से किया जाता है। अब कौन कौन तरीका है, तो पहला तरीका लिखिए। पहला तरीका को नाम देते हैं तालिका। क्या? तालिका भी कह सकते हैं, या रोस्टर विधि। तालिका या रोस्टर विधि, तालिका या रोस्टर विधि, तालिका या रोस्टर विधि। इसे तो या एक और नाम से बोलते हैं, उसको लिख लीजिए सारणीबद्ध विधि। सारणीबद्ध विधि। तो देखिए जितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है सभी तरीका में बता दूंगा, कोई छूटेगा थोड़ी आप लोगों से। तो तालिका दे देगा तभी जान जाएंगे, रोस्टर देगा तभी, सारणीबद्ध देगा तभी। तो तालिका या रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। ठीक है, तो देखिए समुच्चय का निरूपण 2 प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला का 3 नाम हो गया, तालिका, रोस्टर विधि, सारणीबद्ध विधि। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। तो इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये भी आपको बता देता हूँ, टेबुलर। इंग्लिश में लिख लीजिए टेबुलर। ठीक है, तालिका, या आप रोस्टर को कह सकते हैं, यहाँ पे पूरा रोस्टर मेथड ही होता है, लिख लीजिए रोस्टर मेथड। ठीक है, टेबुलर और रोस्टर मेथड कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, समुच्चय का निरूपण दूसरा किस प्रकार से कर सकते हैं आप, तो दूसरा को कह सकते हैं स्टूडेंट कि समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप यहाँ लिख देता हूँ अच्छी तरीके से, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप, या तो आप इसको एक नाम से और कह सकते हैं गुण विधि। क्या कह सकते हैं? गुण विधि कह सकते हैं, गुण विधि। ठीक है, आप इंग्लिश में गुण विधि को क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी मेथड मतलब गुण विधि। और समुच्चय निर्माण विधि को आप कह सकते हैं या और सेट बिल्डर विधि, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक चीज मालूम चल गया कि समुच्चय का निर्माण मतलब समुच्चय का निरूपण हम कितने विधि से कर सकते हैं, 2। तो पहला विधि क्या है इसका, तो तालिका या रोस्टर विधि, या इसे सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं। और दूसरा समुच्चय निर्माण या गुण विधि। तो ये 2 प्रकार से समुच्चय का निरूपण करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए आज मेरा क्लास फर्स्ट है और ये 11th का है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ, मतलब इतना ही छोटा क्लिप, ताकि आप लोगों को थोड़ा मन लगे पढ़ने में, क्योंकि 1 ही घंटा का भी पढ़ा दूंगा तो आप लोग भी घबराने लगे, 1 घंटा का पहला ही क्लास। ठीक है, तो मन आपका भटकने लगेगा, तो थोड़ा डोज दूंगा आप लोगों को, फिर 1 ही घंटे क्लास चलने लगेगी। तो फिलहाल आपको इतना, फिर मैं आप कल की वीडियो में बताऊँगा तालिका या रोस्टर विधि, सारणीबद्ध को हम लोग जो वो सेट लिख रहे थे आपका समुच्चय, उसे इस विधि से कैसे लिखते हैं, समुच्चय निर्माण या गुण विधि में उस समुच्चय को कैसे
कैसे लिखते हैं अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समुच्चय का निरूपण, किसी भी समुच्चय को निरूपित करने के लिए मात्र दो ही विधि होती है। कौन कौन विधि? तो तालिका रोस्टर विधि, सारणीबद्ध जिसे कहते हैं, और समुच्चय निर्माण एवं गुण विधि। ठीक है, तो यही दो विधि से लिखा जाता है। अब कल की वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करूंगा और आगे भाग दूसरे, भाग मेरा फर्स्ट है, भाग दूसरा आएगा। बहुत अभी तो बहुत कहानी बाकी है, अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट नहीं किया, अभी तो बेसिक चीज़ें चाहिए। तो नोट्स बनाना है, क्या बनाना है? नोट। ये नोट बनाने के लिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, कि आप साथ ही साथ नोट बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, 5-6 किताबों से मिक्सिंग करके ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि आपको 1% दिक्कत नहीं होगा। कोर्स में कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरे पर भरोसा रखिए। और ये बताइए कि क्लासेज आपको कैसी लग रही हैं? अच्छी लग रही है ना आपका? आज देखिए क्लास खत्म हो गया ना, फेयर सबका हो जाना चाहिए कंप्लीट। मैं कम्युनिटी में पूछ दूंगा कि फेयर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं आप लोगों का। बिल्कुल होना चाहिए, 1% दिक्कत नहीं होगी। अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया इसमें, भी तो अभी आप लोगों को बेसिक के ऊपर भाग बताया है, अभी तो बहुत चीज़ें बाकी इसमें है। ठीक है, पूरा चैप्टर ही बाकी है। तो चलिए कल से स्टार्ट करेंगे भाग सेकंड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।